हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि पानी। पानी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। पेड़ पौधे क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। कोयला हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ऑयल हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो ऐसे हमारे नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनके यूज़, उसके बारे में हम चैप्टर में यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक बुक का एक पार्ट दे रखा है। हमारे बुक का नेम है यहाँ पे जो बुक है वो है द फ्यूचर वी चूज़, जिसमें ये लिखा हुआ है कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट कौन से होते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर, वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू डू, वी मस्ट मूव टूवर्ड द रीजनरेटिव इकोनॉमी एंड इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर। कि हमें किसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए? हमें रीजनरेटिव इकोनॉमी, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। और इकोनॉमी भी जो है, एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट, वो इकोनॉमी जो है वो हमारे नेचर के साथ जो है हारमनी बना के रखें। अब देखो यहाँ पे इसको समझो, रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या है और किस तरीके से इकोनॉमी जो हमारे नेचर के साथ हारमनी बना के रख सकती है। देखो, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनको यूज़ करके जो है ना क्या किया जाता है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है, रीजनरेट किया जाता है उसको। उस इकोनॉमी जो हमारी जनरेट होती है किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर हम ऑयल का यूज़ करते हैं तो ऑयल को बेचते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमिक जो है वो जनरेट होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कोयला है, ऑयल है, इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाए कि एक टाइम के बाद आके ये ख़त्म हो जाए, कि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करने लग जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने लिखा है कि इकोनॉमी जो है डैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर, यानी कि नेचर के साथ एक हार्मनी, एक संबंध बना के इसको चलना चाहिए इकोनॉमी को भी। रीपर्पसिंग यूज टू रिसोर्सेज, मिनिमाइज वेस्ट एंड रीप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेज। अब रीपर्पसिंग यूज रिसोर्सेज मतलब, और मिनिमाइज वेस्ट, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं को हमें रीसाइकिल करना चाहिए। यानी कि हमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जो ये जो हमारे इनको हम बोलते हैं हिंदी में संसाधन, ये जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है ना, इसको हमें रीसाइकिल करना चाहिए, ताकि इसको हम जब रीयूज़ करेंगे ना तो फिर ये हमारे क्या होंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक ये हमारे चलेंगे। कम से कम हमें जो है वो वेस्ट करना चाहिए। एंड रीप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं ना उसको फिर से रीप्लेनिश करना चाहिए, उसको फिर से भरना चाहिए, बनाना चाहिए। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ, द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रीसाइकल ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमें जो है वापस जाना चाहिए, कहाँ पे? उसी नेचर की तरफ हमें फिर से जो है वो वापस जाना चाहिए। और जो नेचर है ना, हम नेचर को देखोगे ना तो एक अल्टीमेट रीजनरेटर, रीसाइकिल है। मतलब नेचर अपने आप को जो है रीसाइकिल खुद से कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें रीसाइकिल हो जाती हैं। जैसे हम पेड़ पौधों की बात करें या जानवर देखें इसके अंदर, तो ये क्या है, हमारे जब ये मर जाते हैं ना, जैसे कि पेड़ पौधे देखें, तो अगर वो मर रहे हैं तो मरने के बाद या फिर जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो मिट्टी क्या बन जाती है हमारी? वो खाद बन जाती है। तो नेचर क्या कर रहा है, अपने आप को फिर से रिसाइकिल करता है। ये क्वालिटी एक नेचर के अंदर होती है। तो यही बात जो है एक बुक में, ये जो बुक का नेम है द फ्यूचर वी चूज़, इसके अंदर एक बुक के अंदर ये छोटा सा पार्ट जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर हमें बताया गया है। ये जो बुक थी ना, ये किसने लिखी थी? ये क्रिस्टियाना फिगेरेस ने लिखी थी, जो कि एक लेडी हैं, एंड टॉम रेविट कार्निक, इन दोनों ने जो है ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्लास 7 में भी हमें दे रखे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में और जो हमारी डेली की जो लाइफ होती है इनके बीच में क्या कनेक्शन है। उसके बाद, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसब्सटेंडेबल यूज्ड आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते, तो उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उसके क्या असर पड़ सकते हैं, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन आंसर्स की आएगी, उसमें आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के बारे में अभी हम नीचे डिटेल में समझेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमें 2 पिक्चर्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो पहली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पावर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने हमें दिखा रखा है ऑफ शोर ऑयल रिच एक्सट्रैक्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम द बिलो ऑफ सी बेड, यानी कि समुद्र के नीचे से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑयल को निकाला जा रहा है इन मशीनों के जरिए। यहाँ से हम अपना चैप्टर अब देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक हमें दे रखा है कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्सेज। अब जो नेचर है वो रिसोर्स कैसे बनता है और कब बनता है वो हमें यहाँ पे ये बताएंगे। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज द टोटली ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अब देखो नेचर क्या है, यहाँ लिखा है कि जो नेचर है ना वो टोटली क्या है, लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी कि नेचर के अंदर लिविंग भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, जानवरों की बात करें तो नेचर में लिविंग्स में आ जाते हैं। लेकिन हम नॉन लाइफ की अगर बात करें तो हमारे जैसे कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये हमारे नॉन लाइफ में आ जाते हैं। तो इन दोनों से मिलकर जो है, यानी कि हमारे नेचर में लाइफ और नॉन लाइफ दोनों फॉर्म्स हैं डेट आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अब ये चीज़ें ह्यूमन ने तो नहीं बनाई, ये सब हमारे नेचर का पार्ट है। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सस्टेंस for create new things from them for consumption, these element of nature become resources। जब ह्यूमन इन सस्टेंस को यूज़ करता है अपने इस्तेमाल के लिए, जब इनको यूज़ करके वो चीज़ें बनाता है तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ट्री का, जैसे ट्री एक नेचुरल रिसोर्स है ना, तो इसके लिए ये क्या है, द ट्रीज आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन। अब ट्री जो है वो बिना ह्यूमंस के भी रह सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। व्हेन वी कट देम, लेकिन जब इनको काटते हैं एंड कन्वर्ट देयर वुड्स इनटू फर्नीचर, और फिर इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फर्नीचर में, तो वी सी दैट ट्रीज एज अ रिसोर्स। तो फिर हम देखते हैं कि ट्री क्या है, एक रिसोर्स है। यानी कि इन रिसोर्सेज को, यानी कि जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं ना, उन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमारे लिए क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। जो नेचर से हमें चीज़ें मिली हैं उनको हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, फिर वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाती है। दीज एंटिटीज आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेस डीप अंडर द ओशियन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई। अब क्या लिखा है कि ऑफन दीज एंटिटीज़, ये जो एंटिटीज़ हैं ये इतनी ईजी नहीं होती इनको एक्सेसिबल करना। मतलब कि जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें, इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो पेट्रोल जो है क्या होता है, अंडर द ओशियन, महासागरों के नीचे होता है। तो डैट वी डू नॉट हैव, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की, उसको एक्सेस करने की, या फिर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा टू हाई कॉस्ट आ रही है उस तेल को बाहर निकालने की, तो और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन स्कार्ड ग्रोव्स, या फिर कोई ऐसा गार्डन है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है पेड़ लगे हुए हैं, उसको बहुत पवित्र मानते हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो 2 एग्जांपल दिए हैं। अगर पेट्रोलियम, अगर पेट्रोल है ओशियन के नीचे है, अगर हम उसको बाहर निकाल ही ना सकें तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर पेड़ तो हैं लेकिन हम उनको काट के यूज़ ही ना कर सकें तो फिर कैसे होगा, तो फिर वो हमारे रिसोर्सेज नहीं होंगे ना। जब तक नेचर की जो चीज़ें हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने तरीके से बनाकर, तो वो हमारे रिसोर्सेज में नहीं आते। लेकिन अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तभी वो हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है सो फार एन एंटिटीज़ टू बी कॉल्ड एन रिसोर्सेज। तो हम इन एंटिटीज़ को क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, जब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। अब आप चाहे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इनका इस्तेमाल करें, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकल, फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग दे रखा है ना, वो नीचे दे रखा है। क्या मीनिंग दे रखा है, फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग वैसे अगर हम देखें ना तो नेगेटिव होता है इसका मीनिंग। यूजली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव connotation in the context we use it here. It mean extraction, utilization and consumption of natural resources. यहाँ पर इसका जो है नेगेटिव अर्थ नहीं है एक्सप्लॉयटेशन का, यहाँ पे नेगेटिव अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है वो है एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि
अगर हम पेट्रोल की बात करें, उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन, फिर उसका इस्तेमाल करना, है ना, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हम ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे ये लिखा था कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको, इन सबको फिर हम रिसोर्सेज कहते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इसको एक्सेसिबल करने के लिए, और इसको फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी, और हमारा जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस पेड़ का नहीं काट सकते क्योंकि ये पवित्र है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तो तब वो चीज़ें हमारी जो है ना रिसोर्सेज में आएंगी। अब आगे देखो, अब देखो हमारी अर्थ क्या है। हमारी जो अर्थ है ना, एक ट्रेजर है, खजाना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर। अब कई चीज़ें तो कई मिलियंस ऑफ ईयर से जो है इसमें क्या हुई हैं, बन रही है, फॉर्म्ड हुई हैं। एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़। और इंसान क्या कर रहा है, इन चीज़ों को ले रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम पेट्रोल की ही बात करें या कोयले की बात करें, वो 1-2 साल पहले तो नहीं बना होगा ना, मिलियंस ईयर, उसको क्या यहाँ पे लिखा कि मिलियंस ईयर लगते हैं उसको बनने में, तो वो मिलियंस ईयर पहले ही बने हैं, और जिसको इंसान आज यूज़ कर रहा है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो सीख रहा है। These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum and precious stone, metals, ores, timber, etc. अब इसके अंदर देखो, these include most obvious। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पानी, एयर एंड सॉइल। ऑब्वियस मतलब होता है जो चीज़ें हम देख सकते हैं, तो कुछ चीज़ें तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, वाटर, एयर और सॉइल, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉट सो ऑब्वियस हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन, मेटल, ओर्स, टिम्बर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो, हमें 2 पिक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ पे लिखा है जेंटल प्लगिंग कॉजेस मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब ये जो जिस तरीके से प्लगिंग कर रहे हैं ना, एक नेचुरल तरीका, मतलब नेचुरल तरीका कहने का मतलब एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर क्या होगा कि इस मिट्टी के अंदर जो है ना मॉइस्चर बना रहेगा, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये धीरे धीरे जो है ये क्या होगी, ज़मीन जो है ये जेंटली प्लग होगी, धीरे धीरे ये इसकी जो है मिट्टी जो है ऐसे, ये देखो इस तरीके से ये बैल के थ्रू ये कर रहे हैं, तो इससे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। और दूसरा इन्होंने बताया है हनी फ्रॉम अ बीहाइव, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, छत्ते से, यहाँ भी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, छत्ता जो उनका होता है इसके ऊपर वो हनी बनाती हैं। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पे दिखाई हैं। डोंट मिस आउट में कहा गया है कि इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशन, नेचर इज नेचर एंड नॉरिशर। अब यहाँ पे देखो, अब जो नेचर है ना, उनको कई इंडिजीनियस ट्रेडिशन यानी कि स्थानीय परंपराओं में नेचर को जो ना सैक्रेड माना गया है। सैक्रेड मतलब होता है कि पवित्र माना गया है। यू हैव रीड अबाउट दिस कि इन सच ट्रेडिशन, इन ट्रेडिशन के अंदर नेचर को जो है नेचर एंड नॉरिशर कहा जाता है। इनके अंदर कहा जाता है कि जो नेचर है ना वो हमारे लिए एक नॉरिशर यानी कि हमें खाना खिलाने वाली है, ऐसा माना जाता है। डू यू नो द प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस। तो आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस को जानते हैं, कुछ ऐसी प्रथाओं को जानते हैं जहाँ पे नेचर को जो है ना वो पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो करेंगे ना, तो उसमें आपको इसका आंसर साथ में मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट, टेक अ पोज, लुक एट योर सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू। वट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम? एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने चारों तरफ अगर आप देखोगे ना, चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आप देखोगे उनका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब वो चीज़ें कहाँ से आई हैं। हर एक चीज़ जो भी आपको अपने चारों तरफ दिख रही है, अगर हम यहाँ बात करें एट द सम पॉइंट दे ऑल लीड टू बी नेचर, कि ये सभी चीज़ें जो हैं किससे जुड़ी हुई हैं, नेचर से जुड़ी हैं। यहाँ तक कि जो आपका जो प्लास्टिक बटन है जो आपकी शर्ट पे लगा हुआ है वो भी जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। In short, we apply the terms natural resources to material and substances that occur in nature and are valuable of human. In short, अगर हम देखें तो natural resources क्या है? Natural resources वो material हैं जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, नेचर के अंदर हमें मिलते हैं और ह्यूमन के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आगे क्या है, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी हम कैटेगरी के अंदर रखते हैं ताकि उसको हम इजीली जो है जब हम किसी से बात करें तो हम उसको एक ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि उसको एक नेम दिया जा सके। और जब हम उस ग्रुप को एक नेम दे देंगे तो हम जब किसी और से बात करेंगे तो हम फिर आसानी से जो है उस बात को दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं।
इसलिए यहाँ लिखा है कि इन साइंस में वी लर्न द यूज़फुल ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग, कि हमने सीखा कि जो साइंस के अंदर कैटेगराइजेशन करना और उसको नाम देना, ये क्या है, एक यूज़फुलनेस है. वी यूज़ सम शेयर करेक्टरिस्टिक when we categorize idea or things, we name the categorize so that we can refer to them with just one word or short phrase. जैसे कि देखो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये लिविंग थिंग्स हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर. अब जब आप किसी से बात करोगे तब सीधा ये बोलोगे कि मैं लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ. तो जब आप इतना ही बोलोगे ना लिविंग थिंग्स, तो सामने वाला पर्सन अपना समझ जाएगा कि लिविंग थिंग्स में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में कितना कुछ आ जाता है. तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि जब हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो फिर हम उसको एक वर्ड, वन वर्ड से, फिर हम उसको एक शॉर्ट फ्रेज से हम उसको रेफर कर सकते हैं. When these names and meaning are shared across group of people, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर इसको शेयर करते हैं, it helps us to discuss a set of idea or thing without needing the describe every time. तो फिर हमें हर बार उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हम एक वर्ड ही बोल देते हैं, फिर इजीली जो है हम जो है डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ आइडिया या कोई अपनी सोच को हम उसको फिर शेयर कर सकते हैं विदाउट नीडिंग डिस्क्राइब दैम एवरी टाइम. वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, तो हम लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं. फिर इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासेस में जैसे कि आपने पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, एज सुन एज वी यूज़ दीज वर्ड, और अब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. यू नो दैट मीन, अब आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं. दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगराइज. तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कैटेगराइज करने का. वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्स, ऐसे हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो नीचे देखेंगे. What might be the different criteria we can use that categorize natural resources? क्या हम different criteria use करते हैं जब natural resources को हम categorize करते हैं. One of the way, एक तरीका है we could categorize natural resources based on the uses we put on them. तो हम उनके uses के हिसाब से उनको categorize कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं. जैसे कि essential for life, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Source for material and sources of energy, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हो गई. जो हमारे मटेरियल के सोर्स हैं उनका हम कैटेगराइज, उनको ग्रुप बना सकते हैं. और जो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनका ग्रुप बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम तीन इन्होंने हमें दिए ना, तो तीनों को हम एक एक करके समझेंगे. पहले एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ. इसमें क्या जाता है, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ. जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के ऊपर अगर एयर नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे. द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. जैसे हमें अर्थ पे हवा की ज़रूरत है, वैसे हमें पानी की भी ज़रूरत है और खाने की भी ज़रूरत है. वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर. हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, एटमोसफेयर से मिलती है हवा, रिवर से पानी मिलता है, पोंड से पानी मिलता है, एंड द थ्रू कल्टिवेशन ऑफ सॉइल ऑफ अदर लिविंग थिंग. और कल्टिवेशन से हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है. इन सब चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, हवा, पानी, खाना. वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और सॉइल विच वी गिव अस फूड. तो ना तो हम हवा को बना सकते हैं, ना ही हम पानी को बना सकते हैं, और ना ही हम खाने को बना सकते हैं. खाने को तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी है ना, मिट्टी को तो हम नहीं बना सकते. और द सॉइल को हम नहीं बना सकते जिससे हमें फूड मिलता है. उसके बाद आ जाता है रिसोर्सेज फॉर मटीरियल. अब रिसोर्सेज फॉर मटीरियल में क्या आ जाता है, ह्यूमन बींग्स, क्रिएटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट नेचर्स गिव. वी मेक देम आवर यूटिलिटी और द क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड enrich our life and those of others. A piece of wood can be transformed into chair, also carved into statue. India's geographical diversity provide us with a wide variety of natural resources from wood, marbles and coal and gold. अब यहाँ पे जो मटेरियल की बात हो रही है ना, वो यहाँ पे लिखा है कि जो नेचर से हमें मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि हमें वुड मिलता है, मार्बल मिलता है, कोल मिलता है, गोल्ड मिलता है. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें नेचर से मिलती हैं. और इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. ह्यूमन क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं. इनसे चीज़ें, वुड से वो क्या बने करेंगे, वो बेड बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, डोर बनाएंगे, अलमीरा बनाएंगे. गोल्ड से ज्वेलरी बनाएंगे, है ना. मार्बल्स हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं. कोल से जो बहुत सारे काम होते हैं. तो ये सारे हमारे सोर्स ऑफ मटेरियल हो गए जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं.
ठीक है। तो इसको जो है ह्यूमन क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को लेता है और उसको क्रिएट करता है कुछ कुछ चीज़ें, और फिर हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसोर्स ऑफ एनर्जी में क्या जाता है, एनर्जी इज़ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि एनर्जी को एक कॉर्नरस्टोन बोला गया है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शंस प्रोसेसेस। कॉर्नरस्टोन क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं ना, तो घर में ना कॉर्नरस्टोन लगता है, मतलब कि जब हम घर बनाते हैं उसकी जो हम नींव भरते हैं, यानी कि जो उसकी फाउंडेशन होती है ना, तो वहाँ पे कॉर्नरस्टोन रखा जाता है जिसको बोलते हैं कोने का पत्थर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है घर बनाने के लिए। अगर वो कॉर्नरस्टोन नहीं होगा तो घर का गिरने का भी डर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी को भी कॉर्नरस्टोन बोला गया कि हमारी मॉडर्न लाइफ के अंदर जो एनर्जी कॉर्नरस्टोन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर तरह का प्रोडक्शन हो पा रहा है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम द डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये एनर्जी अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि हमें बिजली से, कोल से हम बिजली बना सकते हैं, पानी से हम बिजली बना सकते हैं, पेट्रोलियम से बिजली बन सकती है, नेचुरल गैसेस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा, इन सब से जो है वो बिजली बनती है। तो ये क्या हमारे रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें दो पिक्चर्स दे रखी हैं, एक है हमारी रिवर की। तो रिवर वाटर क्या है, ये रीन्यूएबल है। अगर ये रीन्यूएबल कैसे है, जैसे कि ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, वो नीचे नदियों में पानी बन के आ जाता है। और ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है, जब स्नो होती है, तो जो पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है तो ग्लेशियर्स बन जाते हैं, लेकिन समर में क्या होता है, वही ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते, पिघल जाते हैं और वो पानी बन जाता है। तो ये रीन्यूएबल है, मतलब चाहे हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन फिर से हमें ही मिलता जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये कोई ऐसा नहीं कि फिर से बनता जा रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ टू इट टू रीजनरेट। तो मतलब अगर जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना, अगर हम उसको रीजनरेट होने दें तो फिर हम एक लंबे टाइम तक हम इन वुड्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम उसको रीजनरेट होने देंगे, यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं। देखो, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और रीन्यूएबल में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे समझाया हुआ है। अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड वेदर दे आर रीन्यूएबल और नॉट। तो ये सेकेंड एक दूसरा तरीका है कैटेगराइज करने का। आप इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हो रिसोर्सेज को कि रीन्यूएबल कौन से होते हैं और नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट द फंक्शन इज रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिंग वे। दो तरीके हैं यहाँ पे देखो बताया है। जर्नल जो प्रिंसिपल नेचर का जो फंक्शन जिस तरीके से वो काम करती है ना नेचर, एक तो वो रीस्टोर करती है अपने आप को, दूसरा वो रीजनरेट भी करती है। तो रीस्टोरेशन क्या होता है और रीजनरेटिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखी है। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग और इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज। तो रिस्टोरेशन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि कोई चीज़ खराब हो जाती है, मतलब कि कोई चीज़ डैमेज हो जाती है नेचर के अंदर, तो रिस्टोरेशन यानी कि हमारे नेचर के अंदर एक रिस्टोरेशन होता है कि वो चीज़ को फिर से ठीक कर देता है, यानी कि डैमेज चीज़ फिर से वो ठीक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है वो रिस्टोरेशन कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ो, रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग, रिटर्न हो जाती है समथिंग और टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट, यानी कि फिर से वो ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में आ जाती है। अगर वो डैमेज हो जाती है, डिग्रेडेड या डैमेज हो जाती है, तो फिर से वो ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में आ जाती है, तो वो रिस्टोरेशन हो गया। नेचर हील्स, रीन्यू एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर टाइम। तो नेचर अपने आप को खुद से ही हील कर लेती है, ठीक कर लेती है, अपने आप को फिर से नया बना लेती है और अपने आप को मेंटेन कर लेती है जैसे जैसे टाइम बीतता है। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। जैसे कि अगर आपके स्किन पे कोई कट लग जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, कई बार तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। जैसे कि मान लो अब जंगल में जैसे आग लग जाती है ना, तो पूरा जंगल हमारा ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक फॉरेस्ट जो होता है वो भी अपने आप को रिकवर कर लेता है। जब उसके अंदर वाइल्ड फायर हो जाता है तो वो फिर भी अपने आप को क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है। अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रीस्टोरेशन। अब रीजनरेशन जो है वो रीस्टोरेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, इट इज़ अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर थ्रिविंग।
अब रीजनरेशन का मतलब है कोई चीज़ फिर से नए से बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नेचर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक नई लाइफ को जो है वो क्रिएट कर देता है, एक नया जीवन जो है वो रीजनरेट कर देता है। वी प्लांट ट्रीज इन एरिया दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। अब हमें वहाँ पे उस एरिया में ट्रीज लगाने चाहिए जहाँ पे ह्यूमन ने क्या करा है, जंगलों को साफ कर दिया अपने घर बनाने के लिए। तो वहाँ पे हमें उसी तरह के जो पेड़ पहले लगे थे वही लगाने चाहिए। तो प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्री, जब हम उस तरह के पेड़ वहाँ पे लगाएंगे तो डेट वर ओरिजिनल ग्रोइंग दे रिस्टोर द इकोसिस्टम। तो वो क्या होगा, फिर वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो रिस्टोर होगा। जब वहाँ पे पेड़ ओरिजिनल तरीके से जब ग्रो होंगे तो इकोसिस्टम रिस्टोर होगा। द ट्री प्रोवाइड, और जो ट्री है वो प्रोवाइड करेगा शेल्टर बर्ड्स को, स्क्वेल को और अदर क्रिएचर्स को। और वहाँ पे जो लाइफ है फिर से क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। नेचर वर्क इन साइकिल वेयर देर इज़ नो वेस्ट। नेचर कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती, वो इस तरीके से साइकिल में काम करती है। जैसे कि हम फॉरेस्ट को देखें तो फॉरेस्ट में लेट्स से द ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, जैसे मान लो कि वहाँ पे कोई पेड़ गिर गया, तो वो जब पेड़ गिर जाता है तो वो गिरने के बाद डीकम्पोस्ट हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट्स, वो जो पेड़ गिरता है ना वो बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट्स का खाना होता है, वो फीड करते हैं फिर वो उस पेड़ से। तो जब वो उससे फीड करते हैं द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग, तो उससे जो मिट्टी है ना वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, एनरिच हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ जो है वो जो पेड़ है जो डीकम्पोज होता है तो जो बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स उसको वहाँ से फीड करते हैं और जो मिट्टी को क्या कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं, बहुत ही अच्छी मिट्टी जो है वहाँ की बन जाती है। तो न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड साइकिल स्टार्ट अगेन। तो इससे क्या होगा, जब वो मिट्टी जो है वो एनरिच हो जाती है तो फिर से वहाँ से क्या हो जाता है, फिर उसी सीड से जो है फिर से वही वाला पेड़ जो है वो ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचर प्रिंसिपल रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ नेचर के जिस तरीके से वो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्सहिबिटेड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन। अब यहाँ पर हम ना जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना उसकी जो हमारी विशेषताएँ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखें तो जो सनशाइन है वो हमारे इंडिया में बहुत है। अबंडेंट मतलब बहुत है, जो सूरज की जो धूप है ना वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत है। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन। अब क्या हो रहा है, नेचुरली अगर देखें तो जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो किससे भर रही हैं, नेचुरली भर रही हैं रेन से। एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, और जैसे ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं उससे भर रही है। फॉरेस्ट जो है अपने आप को क्या कर रहे हैं, रीन्यू करते हैं। सॉइल जो है वो क्या करती है, खुद को जो है वो रिप्लेनिश करती है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस से हो रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन सस्टेनेबल मैनर। अब ये जितनी भी सोलर एनर्जी हम देखें, विंड एनर्जी है या फिर पानी से जो एनर्जी बनती है, टिम्बर हैं, जंगल हैं, ये सारे क्या हैं, आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्स जो है वो रीन्यूएबल हैं। लेकिन क्या है, एज लॉन्ग एज, हमें क्या करना है, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज, हम अगर लंबे समय तक इसको हम मैनेज करके रख सकते हैं। हाउएवर फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन, द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। यानी कि जो ये नेचुरल रिदम चल रही है ना कि जो नेचर अपने आप को रिस्टोरेशन करता है, रीजनरेशन करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसकी रिदम नहीं टूटनी चाहिए। तो अगर इसकी रिदम टूटती है, द नेचुरल रिदम, द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इसकी रिदम। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो टी, वी विल इवेंचुअली डिप्लेट द फॉरेस्ट। अगर हम जैसे टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए अगर हम पेड़ों को काटते ही रहेंगे और नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, लकड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी आर एबल टू मैनेज दैम इन सस्टेनेबल मैनर। हमें इनको मैनेज करके रखना। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाने भी हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब। अब साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जो ह्यूमन है उसकी इररिस्पॉन्सिबल जो एक्शन है, यानी कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं पर पेड़ लगा नहीं रहे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो नेचर के जो साइकिल हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। A combination of several factors in interacting, fossil fuel driven industrialization and cutting down of forest for agriculture and other purpose are two of them.
has led to rising temperature that we are experiences. On account of this, the glacier is some places in the Himalayas are melting at a rate faster than the precipitation can replace them. अब यहाँ पर लिखा हुआ है a combination of several factors interacting. अब बहुत सारे फैक्टर्स को अगर देखें तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कटिंग डाउन ऑफ, जितने भी ये पेड़ों को काटा जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए या फिर और पर्पसेस के लिए इनको काटा जा रहा है पेड़ों को, तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, गर्मी बढ़ रही है। और ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर पहले जो मेल्ट होते थे अब जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो ग्लेशियर हैं वो ज़्यादा जल्दी से पिघलेंगे, वो और भी ज़्यादा जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे एट अ रेट फास्टर, उसका जो रेट है फास्टर हो जाएगा देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस दैम। दिस हैज़ द implication on water security for the population living in the plains depend on the water tower. अब जो प्लेन एरियाज में रहते हैं वो लोग जो है ना, उनका वाटर टावर क्या है, ग्लेशियर्स ही है, वहीं से जो मेन है जो पानी आता है। तो दिस हैज़ द इम्प्लीकेशन, तो इसका असर पड़ रहा है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन। जो प्लेन एरिया पे जो लोग रहते हैं वो किस पे डिपेंड है, इसी वाटर टावर पे जो डिपेंड है, और वो इसी वाटर टावर पे जो ग्लेशियर्स है उनके ऊपर इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। और मिस आउट, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफंडिंग फॉर्म फिशिंग ड्यूरिंग द स्वानिंग सीजन्स टू अनेबल द मेंटेनेंस ऑफ द फिश पॉपुलेशन। अब जो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने एक क्या किया, हैड अ सिस्टम, एक रेगुलेटिंग, कि जब वो मछलियाँ पकड़ते हैं ना तो उन्होंने बीच में ऐसा जो टाइम आता है स्वानिंग सीजन, जब मछलियाँ जो अंडे देती हैं, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, उन मछलियों को पकड़ते नहीं हैं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में पकड़ते हैं ताकि मछलियाँ जो हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। हाउएवर द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग, लेकिन जब से कमर्शलाइजेशन हुआ, इनकी मछलियाँ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाने लगी हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं जो समुद्र में जाती हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनसे क्या रिजल्ट निकला है, ओवर फिशिंग हो गई है। इससे क्या हुआ, इन द केस ऑफ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना फॉर एग्जाम्पल, द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लेड टू सम एग्रीमेंट टू ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। तो उससे क्या हुआ कि एक स्पेशल टाइप की मछली है जिसका नाम है ट्यूना, अब उसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पकड़ी जाने लगी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। तो डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लेड टू समवन एग्रीमेंट, उसको जो क्या करना चाहिए, अब जो ये कि उन जो फिशिंग है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दिस इम्पॉर्टेंट टाइप, इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट टाइप की जो फिश है जिसकी वजह से जो ओशन का जो इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, क्योंकि वो मछलियाँ क्या करती हैं, छोटी मछलियों को खाती हैं, श्रिम्प्स को खाती हैं एक्सेट्रा, इज़ ऑन अ डिक्लाइन। वो क्या हो रहा है अभी, वो सारा जो इकोसिस्टम है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जो मछलियों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। डू यू नो ऑफ द अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस, क्या आप कोई और तरीका ट्रेडिशनल वे जानते हैं जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बचाने में हेल्प मिले, उसको बैलेंस करने में हेल्प मिले। जैसे कि ऊपर इन्होंने एक ट्रेडिशनल वे बताया कि जब मछलियाँ अंडे देने वाली होती थी तो उस टाइम पे वो मछलियों को पकड़ते नहीं थे, तो एक ये तरीका, क्या आपके पास कोई और तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी नीड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। अब हमें इंडस्ट्रीज तो चाहिए ताकि वो जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करें जिनको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट वेस्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। लेकिन देखो इससे क्या हो रहा है, अब चीज़ें तो बन रही हैं, चीज़ें तो प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स तो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उससे बहुत सारा जो वेस्ट है ना वो भी निकलता है, फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज, जो कि नदियों में जाके मिल जाता है, वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है। ऑफन दिस वेस्ट कैन नॉट डीके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म। अब ये जो वेस्ट आ रहा है इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसको किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको चेंज कर लें और किसी न किसी के काम आ जाइए। तो ये जो वेस्ट है वो बिल्कुल वेस्ट है। जैसे कि हमने ऊपर ट्री देखा था, जब पेड़ जो गिर जाता है जैसे जंगल में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है और जितने भी बैक्टीरिया फंगिस होते हैं उनका वो खाना बन जाता है, और वो बाद में जो मिट्टी है फर्टाइल हो जाती है, हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है ना, फिर वो मिट्टी काम तो आ रही है वो चीज़। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो इंस्टेड इट्स लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल। ये एक तरह का नेचर साइकिल में क्या है, डिस्टर्बेंस है, रिस्टोरेशन में और रीजनरेशन में डिस्टर्बेंस है ये, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। उससे क्या होगा, जो हमारी नदियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए सपोर्टेड नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
Let's explore. Identify human action in your surrounding that result in nature losing her ability to restore and regenerate. हम अपने चारों तरफ हमें देखने के लिए बोला गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर के अंदर जो एबिलिटी होती है अपने को रीस्टोर रीजनरेट करने की, उसको वो रोक रहा है. ऐसी कौन सी चीज़ें, ह्यूमन एक्शन ऐसे कौन से हैं. What type of intervention can be undertaken to restore nature cycle? तो किस तरह के हमें कदम उठाने चाहिए ताकि जो हमारी जो रीस्टोर नेचर साइकिल है वो बनी रहे, कैसे हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपको बुक के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स जो हैं उस वीडियो में मिल जाएंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम तभी करेंगे. इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विस. अब हम इकोसिस्टम के फंक्शन किस तरीके से इकोसिस्टम सर्विस करता है. जैसे कि नेचर जो होता है, नेचर हैज़ सम इनहेरेंट वेट ऑफ वर्किंग. नेचर के कुछ तरीके होते हैं काम करने के. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ट्रीज़ का. ट्रीज़ क्या है, नेचुरली हमें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. व्हेन दिस नेचुरली प्रोसेस बेनिफिट ह्यूमन, जो कि है नेचुरली हम इंसानों को जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो ह्यूमन को बेनिफिट करती है हम लोगों को. वी कॉल दैम इकोसिस्टम सर्विस. तो इसको हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं. वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर. अब जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली तरीके से जो पानी को जो है वो फिल्टर करता है. अब इस फॉरेस्ट की वजह से हमारा पानी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से हम बच पा रहे हैं. एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. दीज आर इकोसिस्टम फंक्शन. और एनिमल्स का घर होता है वहाँ पर. तो ये सब क्या है, दीज आर द इकोसिस्टम फंक्शन. ये सारे इकोसिस्टम के फंक्शन हैं. व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, जब हमें क्लीन वाटर का हम बेनिफिट होता है. प्रोटेक्टेड फार्मलैंड, हमें एक अच्छी ज़मीन मिलती है. एंड पॉलिनेटेड क्रॉप्स, और हमें पॉलिनेटेड क्रॉप्स मिलती हैं बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट. सिर्फ इन्हीं फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है. तो वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विस. तो एक तरह से ये नेचर से इकोसिस्टम की सर्विस उससे हम ले रहे हैं. अब यहाँ पर लिखा कि मैच्योर ट्री जो होता है ना वो 275 लीटर ऑक्सीजन हर दिन देता है, एक मैच्योर ट्री. लेकिन ये डिपेंड करता है, अब वेरियस लिटिल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री. लेकिन डिपेंड करता है कि ट्री का टाइप कौन सा है. इसी तरीके से जो ह्यूमन होता है वो हर दिन 350 लीटर ऑक्सीजन उसको हर दिन चाहिए. ये भी डिपेंड करता है उस ह्यूमन की हाइट के, उसके वेट के ऊपर कि, और वो कितना ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ कितनी है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. यानी कि जो एक मैच्योर ट्री है वो 275 लीटर ऑक्सीजन देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्री कौन सा है, तो वो कम भी दे सकता है. ऐसे ह्यूमन को हर दिन 350 लीटर जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है. लेकिन उस ह्यूमन की भी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट पे, उसकी वेट पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए डेली की. ठीक है, आगे देखते हैं. लेट्स एक्सप्लोर में यहाँ पर हमें एक ना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया है. स्मॉल रिपोर्ट हमें तैयार करनी है. किसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है वो देखते हैं. देखो, टेक अप अ स्मॉल रिसर्च स्टडी टू एक्सेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर रीजन. यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको रिसर्च करना है टू एक्सेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज और रिन्यूएबल होते हैं आपके आसपास. यू मे डिस्कस विद योर टीचर. अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है आपको उसके ऊपर स्टडी करना है. एंड सोर्सेज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन डैट यू मे नीड इट. और अगर आपको इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको यू मे डिस्कस विद योर टीचर द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ योर स्टडी एंड रिसोर्सेज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन डैट यू मे नीड. तो यहाँ पर आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, और कहाँ से आपको इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं. व्हाट हैज़ बीन द चेंजेस इन देयर स्टेटस ओवर टाइम. अब आप ये चीज़ देखिए कि जो भी आपके आसपास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए. क्या वो अब रिसोर्सेज रिन्यूएबल हो पा रहे हैं, ये आपको देखना. तो इसके ऊपर आपको एक स्मॉल रिपोर्ट तैयार करनी है और ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है. इसकी क्या रीज़न है कि उसके अंदर जो है रीन्यू जो है वो नहीं हो पा रहे रिसोर्सेज, अगर उनको हम कैसे जो है वो रिन्यूएबल हो सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं आपने उस रिपोर्ट के अंदर लिखनी है. हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको बनाने के लिए, बनने के लिए ना बहुत लंबा ओवर लॉन्ग पीरियड लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है. दे कैन नॉट बी रीप्लेनिश एट द रेट वी यूज़ दैम. हम इनको जल्दी रीप्लेनिश नहीं कर सकते. जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं ना, उतने इनके हम यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतनी जल्दी हम इसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते. कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल में कोल और पेट्रोलियम आता है. मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड. ये सब क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं.
India has significant quantity of coal reserves. We mine coal to meet overgrowing need of energy, but it has been estimated that the coal reserve in India may have last another 50 years. The demand for the electricity has been increasing as the population expand and development accelerates. अब यहाँ पे लिखा है जो कोयला है, अगर हम यहाँ पे कोयले की बात करें तो इंडिया के पास जो कोयला रिजर्व है ना बहुत कम है, उसके पास उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अब हम कोयले को जो माइंस में से, खदानों में से निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? ताकि हमारी जो ग्रोइंग इंडिया, जो हमारी जो नीड है, जो हमारी जो एनर्जी की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो कहाँ से पूरी करते हैं? कोयले से पूरी करते हैं। वो कहाँ से निकालते हैं? माइंस में से उसको निकालते हैं। लेकिन इट हैज़ बिन एस्टिमेट दैट द ओवर रिजर्व्स इन इंडिया में, अब ये एस्टिमेट लगाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ये पता लगाया गया कि हमारे इंडिया के पास सिर्फ अगले 50 साल तक का ही जो है हमारे पास सिर्फ कोयला है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेट मतलब होता है तेज़ी से, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क, हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टिल मोर सस्टेनेबल एक्शंस बिकम अवेलेबल वाइडली वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशली। अब हमें क्या करना चाहिए कि जब तक कोई सस्टेनेबल ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल नहीं होता तब तक हमें वी नीड टू यूज़, हमें जो कोयले का यूज़ जो है वो बहुत ही सावधानी तरीके से, या हम कह सकते हैं बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से हमें जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सोच समझ के जो हमें कोयले का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ जाता। अब हम देखेंगे, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट यू यूज डेली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। अब इनके कौन से पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं? जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है जो कि रिन्यूएबल भी हो? व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स कैन टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं कि हम नॉन रिन्यूएबल की जगह जो है रिन्यूएबल चीज़ें जो हैं, रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम इस्तेमाल करें। ऐसे हम कौन से कदम इसके लिए उठा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस आवर प्लानट और इवन विद इन कंट्री। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है हमारे प्लानट के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर, हर जगह सेम नहीं है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। अभी जो अनडिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज के अंदर, इनकी वजह से क्या है, देखो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ट्रेड पैटर्न है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, इनमें क्या है, एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। इसमें बहुत सारी जो वॉर्स होते हैं, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ अभी तक हुई हैं, जो अभी कुछ लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, वो सब जो है गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। वो सब क्या चाहती हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती हैं, जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पे एक मैप दे रखा है और मैप में यहाँ पे आप देखो, जो कोल के लिए ब्लैक कलर का साइन है, ऑयल के लिए ट्रायंगल येलो है, आयरन ओर के लिए पिंक स्क्वायर है, और यहाँ पे आगे जो हमें दे रखा बॉक्साइट जो हमें डायमंड शेप में दे रखा। तो जहाँ जहाँ पे आपको जो जो शेप दिख रहे हैं ना वो चीज़ें वहाँ पे मिलती है। जैसे गोवा में आपको देखो, ये आपको दे रखा है पिंक कलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मतलब आयरन है, जहाँ पे कोयला है ना, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब आगे लेट्स एक्सप्लोर भी हमें यहाँ पे दे रखा है। ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11, नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब देखो ये जितने भी हमारे मिनरल्स हैं ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे कोई चीज़ है, कहीं पे कोई चीज़ है, तो ये अनइवन है, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा तो कहीं पे कोई चीज़ कम है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन। अब किस तरीके के रिसोर्सेज जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल है, एंड हाउ आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड, और कैसे ये बटे हुए हैं। आगे देखो, इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पीपल। अब जो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो कहाँ पर लोकेट होती है, कहाँ पर बनाते हैं ये लोग, जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना उसके पास ही इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इनको मिल सके, जो आसपास के जो लोग हैं उनको काम करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके लोकल पीपल को। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू।
जो टाउनशिप जो ग्रो करता है उसके जो चारों तरफ जो है उससे क्या होती है, जो इकोनॉमिक भी है ना वो भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जैसे वो देखो, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स होंगे उसके पास में वो इंडस्ट्रीज बना लेते हैं ताकि वहाँ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ से लेके चीज़ों को, गुड्स को बनाया जाए, नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी। और मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़, और भी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ आएंगी दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल, जिससे कि हमारी जो रहन सहन है उसमें और भी सुधार आएगा। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफ accompanied by cost in the short term as well as in the long term। अब ये सारे बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना एक हमें कोस्ट भी देनी पड़ती है, चाहे वो कोस्ट शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कोस्ट हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्सेज रिच एरिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज रिच होते हैं। हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड फैसिलिटीज सच डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि फैसिलिटीज़ जो डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, इनको क्या कहा जाता है, इनको अपने घरों से, उस जगहों से इनको हटा दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से जो लोगों का घर था उनसे वो घर ले लिए जाते हैं, क्योंकि लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज है तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके के जो है ना वो इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान भी होते हैं। In some cases their sacred places are under threat and leading to conflicts। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो सैक्रेड प्लेसेस होते हैं जिनको लोग पवित्र जगह मानते हैं, तो उनको भी वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से हटा देते हैं, उन जगहों को वहाँ से हटा देते हैं। तो लोगों के इनके ऊपर भी क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब चाहे नेशनल या इंटरनेशनल दोनों ट्रेड की अगर आप बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो नेचुरल और इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं डिपेंड करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, जो है वो डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट लाइक द वुड स्टील। अब जब ह्यूमन की जो नॉलेज, इसके जैसे देखो नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें तो दी हैं, लेकिन जब उसके साथ ह्यूमन की नॉलेज जुड़ जाती है ना, उसके स्किल्स जब जुड़ जाते हैं तो नई नई चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है वुड स्टील। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, ट्रेडफुल एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। अब हमें जैसे पता है कि जो ट्रेड है वो कैसे बढ़ता है, जो हमारा जो लार्ज एम्पायर है वो कैसे इतना बड़ा, वो ट्रेड की वजह से तो बढ़ता है ना, बिजनेस की वजह से जो है वो एम्पायर जो है इंडिया का वो इतना ज़्यादा जो है उसमें डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में देखो, यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिलेक्ट एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज, 2 आपको नेचुरल रिसोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, कि हमें वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में जो चीज़ अवेलेबल है उसके बारे में, उसको मार्क करना है मैप के अंदर। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने उसके लिए क्या ऑब्जर्व किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम, और किस तरीके से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो इन सब रिसोर्सेज के साथ कैसे जुड़ी हुई है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इंडिया के अलग अलग पार्ट में कोई चीज़ मिलती है, किसी जगह पे कोई चीज़ अवेलेबल है, तो कैसे ये इकोनॉमिक के साथ जुड़ी हुई है वो भी हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। डिस्कस द implication of the extracting the natural resources in those part for current and future generation। अब इसके ऊपर ना आपको डिस्कस करना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उन जगहों के ऊपर, अभी भी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, फ्यूचर में भी क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये आपको सजेस्ट करना है इसका वे, वी कैन यूज़ नेचुरल गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वे। तो हमें वो तरीके बताने हैं कि किस तरीके से हम जो हमें नेचर ने, जो ये नेचर से हमें गिफ्ट मिला ना, इनको हम कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो हमें बताना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब नेचर के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि बॉर्डर्स होते हैं ना, उनका कोई फ़र्क नहीं होता नेचर को। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द स्टेट एज वेल एज कंट्रीज। तो दिस लीड्स टेंशन रिगार्डिंग, मतलब जो शेयरिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस पूरे स्टेट के अंदर हम देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, कई बार ये टेंशन भी बन जाती है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में, कुछ स्टेट्स में कैसे टेंशन बन जाती है, इन्होंने हमें एग्जांपल के थ्रू बताया कि कावेरी रिवर है जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला और पुडुचेरी, इसके अंदर जो है
negotiation and the deft management were required to maintain peace and fair sharing. Of course, reaching such agreement between neighboring countries is not easy. देखो यहाँ पर एक कावरी रिवर का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये जो पानी है कहाँ कहाँ से नहीं मिलता है, मतलब कि वाटर एमंग कौन कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला और पुडुचेरी के अंदर, कि ये जो पानी है इन सबके इन सारे स्टेट्स के पास है। तो यहाँ पे इनको क्या चाहिए कि जो पानी है वो सारी जगह पे इन सारी स्टेट्स को मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेफ मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस, और शांति बनाए रखने के लिए पानी जो है वो सबको इक्वली जो है वो फेयर शेयरिंग जो है वो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रीचिंग दिस एग्रीमेंट, इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी होते हैं, जो कि इतने आसान नहीं होते। स्टेट के बीच में तो होते हैं लेकिन साथ में कंट्रीज़ में भी होते हैं। उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर में देखते हैं, फाइंड आउट अबाउट द सच कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग इन द क्लास। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको सर्च करने हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पता लगाने हैं जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आगे जो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है मेथुर डैम, जो कि तमिलनाडु में है, जो कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी हमें पिक्चर दिखा रखी है। देखो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्स कैसे हमारे लिए कर्स हो सकता है, अभी तक तो हमने ऊपर नेचुरल रिसोर्स के बारे में इतना पढ़ा, कर्स मतलब कैसे हमारे लिए अभिशाप हो सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हैविंग अबेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने का मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी, जो हमारे अर्थव्यवस्था है वो बहुत बढ़ जाएगी। सम रीज़न, कुछ ऐसी जगहें हैं रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। A large phenomena economists call the natural resources curse or the paradox of penalty। अब यहाँ पर जो एक फिनोमिना है कि ये जो माना जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, तो इसको जो है क्या है, ये एक जो फिनोमिना है इसका, उसको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, और या फिर उसको पैराडॉक्स पेनल्टी भी कहा जाता है। बट वेरी सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, दिस मीन डैट ऑफन हैविंग पेनल्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन डैट द कंट्री इज रिच। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसका ये मतलब नहीं है जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो कंट्री बड़ी अमीर होगी, ऐसा नहीं है। फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक्स आर unable to develop industry that convert the resources into products or higher value. The chapter factors of production in the later part of this book will give you an understanding of this। अब आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टर प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ये समझेंगे, इन्होंने लिखा है कि जो इकोनॉमिक है ना, फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक और अनएबल। अब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन जब तक हम उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी जो उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, तो कैसे फिर उस जगह की जो इकनॉमी है वो कैसे हाई पे जा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन उन जगहों पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो जब वो चीज़ें प्रोडक्ट नहीं बनेंगी, जब हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो अर्थव्यवस्था ऊपर कैसे जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो उस चैप्टर में हम ये समझेंगे। India has generally avoided this curse by investing in the development of such industry to meet our growing needs। अब इंडिया जो है ना इस कर्ज से बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो बना सके। ठीक है, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके इंडिया जो है ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका आंसर। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड टू अनएबल द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। आपको क्या लगता है द डिफरेंट इनपुट रिक्वायर्ड, कौन से जो है हमें इसके अंदर इनपुट्स रिक्वायर्ड है अनेबल द यूज़ ऑफ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं डिफरेंट
यानी कि अलग अलग जगह पे जियोग्राफिकल एरिया में जो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज जो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए क्या इनपुट रिक्वायरमेंट्स है वो हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ने आगे हम देखते हैं। हाउएवर द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन विद द sustainability remains understanding and manage the natural resources is valuable starting point, but human knowledge, good governance and the strategy planning determine whether they become lasting benefit and temporary windfall। अब यहाँ पे क्या एक चैलेंजिंग है, चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग, यानी कि जो हमारे रिसोर्स है इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनकी जो है एक लंबे टाइम तक इनको बना के रखना, तो ये सब क्या एक चैलेंज हमारे सामने आता है। अंडरस्टैंड, उसको समझना और कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ह्यूमन नॉलेज होती है, जो इंसान की समझ होती है, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट, जिससे हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। और टेम्परेरी विंडफॉल, या फिर टेम्परेरी विंडफॉल मतलब कि हम जैसे इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम समझदारी से यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग से यूज़ करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं ह्यूमन नॉलेज के द्वारा, एक अच्छी गवर्नेंस के द्वारा, इसकी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, तो हम इन रिसोर्सेज को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये सब क्या होगा, टेम्परेरी विंडफॉल, यानी कि कुछ टाइम के लिए तो हमारे पास हैं सारे रिसोर्सेज, लेकिन बाद में ये सब फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब आगे आ जाता है यहाँ पर हमारा है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप, यानी कि हम जो अपने रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करें ना, तो बहुत बुद्धिमत्ता से करें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कैसे जो हम इसको स्टीवर्डशिप, इसकी देखभाल कर सकते हैं। स्टीवर्डशिप का मतलब कैसे हम इसकी जो है वो देखभाल कर सकते हैं। Sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enable to restoration and regeneration of renewable resources and the responsible and judicious use of non-renewable ones। अब यहाँ पे बोला गया है कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अगर हमें अर्थ पे जो अच्छे से अगर हमें जीना है यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए, हमें नेचर का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करते हैं, हम इस तरीके से उनको यूज़ करें दैट अनेबल, ताकि वो उनका जो है रिस्टोरेशन हो सके और वो रीजनरेशन उनका हो सके हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज का। लेकिन अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं तो उनको हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल होके एंड जुडिशियस होके जो है हमें उनका यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, और अगर वो रिन्यू होंगे तो उनको कई हज़ारों साल जो उनको रिन्यू होने में लग जाते हैं। इसलिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना चाहिए। Scientists studying these concepts have warned that the irresponsible treatment of natural resources has led to pollution, biodiversity loss, and climate change, which has been taking place at an increased pace in recent years। अब साइंटिस्ट ने जो स्टडी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा जो ये इररिस्पॉन्सिबल जो हमारा ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारा क्या हो रहा है कि इनसे हमारा नेचुरल रिसोर्स है लेड टू पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है हमारा, द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो है ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस। और इन सब की जगह जो हम देखें, पॉल्यूशन को देखें, ग्लोबल वार्मिंग को देखें, बायोडाइवर्सिटी लॉस को देखें, तो ये जो है पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की किस तरीके से, यहाँ पे हम नीचे बताएंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन जो है हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity and to regenerate। अब यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल दे रहे कि किस तरीके से जो है हाउ वी आर पुशिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड देयर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट, मतलब कि जो टाइम इसको रीजनरेट होने में लगता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स इन्होंने हमें यहाँ पे समझाया है।
बहुत सारे फार्मर्स हमारी कंट्री में ऐसे होते हैं जो ग्राउंड वाटर को निकालते हैं, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए वो ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। इन मोस्ट स्टेट, बहुत सारी स्टेट में द एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर दैन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रीप्लेनिश, यानी कि वाटर रीप्लेनिश होने से ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, पानी को ज़मीन में से निकाल लेते हैं। एक किस पे? रेट इज़ द ग्रेटर दैन द, मतलब वो ज़्यादा, उनका जो एक्सट्रैक्शन है पानी का, वो पानी ज़्यादा निकाल रहे हैं, इतना तो रिप्लेनिश भी नहीं हो रहा। Over time, this deficit built up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. It has been predicted that many of our growing city will run out the groundwater soon. तो इससे क्या होगा, जब वो इतना ज़्यादा जब पानी निकालेंगे तो ओवर टाइम दिस डिफिक्टेड बिल्ट अप और लीडिंग द हायर कोस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ, ज़्यादा पैसे दे के भी जो हायर कोस्ट पे क्या करते हैं, पानी को निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी, उसकी जो कमी है वो धीरे धीरे हमें पानी मिलना जो है वो अवेलेबल होना हमें बंद हो जाएगा। और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो बड़ी ग्रो कर रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनको जो है, उनका ग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। Initiatives to raise groundwater level have been launched to the remedy this traditional practices of water harvesting, rejuvenations of ponds and tanks, cutting down of wasteful consumption of water, processing and reusing water are some of the strategy attempt। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, किसको बढ़ाने के लिए? ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। लेवल हैव बिन लॉन्च द रेमेडी, क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग जैसे को पता है, जो बारिश का पानी होता है उसको बचाते हैं, और कुछ ऐसे पॉन्ड्स और जो टैंक्स थे जो बिल्कुल ख़राब पड़े हुए थे, उनको क्या किया जा रहा है, उनको फिर से सही किया जा रहा है। जो पेड़ों को काटा जा रहा था और वेस्टफुल जो कंजम्पशन हो रही थी वाटर की, उनको बचाया जा रहा है, जो पानी को जो वेस्ट किया जा रहा था उसको भी बचाया जा रहा है, और पेड़ों को काटने से भी बचा रहे हैं। और प्रोसेसिंग एंड री यूजिंग वाटर फॉर सम ऑफ दी स्ट्रेटेजी अटैम्प्ट, तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, पानी को भी रीयूज़ करने के लिए भी, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक कुछ स्ट्रेटेजी अटैम्प्ट, यानी कि सब कुछ जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है एक प्लानिंग के थ्रू जो है वो की जा रही है, सब कुछ प्लान करके किया जा रहा है। अर्ली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अब इसी तरीके से यहाँ पे मिट्टी का भी बता रखा है, मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग के प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके तरीके हैं, वो अपनाने के लिए बोला गया है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर द सॉइल टू बी द पार्ट ऑफ मदरलैंड। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के जो प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उसको क्या कंसिडर किया गया है, सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदरलैंड, जो इसको कंसिडर किया गया है। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ काउ डंग, यानी कि फर्टिलाइज़र की जगह जो है काउ डंग का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, जिससे कि नेचुरल फर्टिलाइज़र बन सके। और मल्चिंग करने के लिए कहा गया है कि जो मल्टी क्रॉपिंग है की जाए, यानी कि मिक्सिंग की जाए, मल्टी क्रॉप की जाए, और ऐसे बहुत सारी सोन चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं कि इस तरीके से जो है वो खेती बाड़ी होनी चाहिए। अनेबल हॉलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई them in our current situation to prevent further degradation. We need to replenish and rejuvenate our soil। तो इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करके, जो भी हमें ऊपर बताई गई है, इस जो भी हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन, मतलब मिट्टी को जो है हम उसको उपजाऊ बना सकते हैं, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। और इस तरीके से वी नीड टू, हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी को जो रीप्लेनिश करें, फिर से उसको जो है उसको बनाएं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो सब जो है उसके अंदर फिर से हम इम्प्रूव करें। तो हम यहाँ पे देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, आ केसलेट फ्रॉम पंजाब। यानी कि पंजाब के अंदर पानी का जो है ना, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिसकी वजह से उसका एक केस हमारे सामने हमें यहाँ पर जो है बताया गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अ क्राइसिस हैज़ अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब वेयर्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सीवरली डिप्लेटेड। आज अब जो यहाँ पे बताया गया कि जो पंजाब के अंदर जो फर्टाइल प्लेन है, उन जगहों पे जो ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स था वो काफ़ी हद तक जो है उसमें पानी की जो है ना सीवियर डिप्लेटेड, मतलब काफ़ी हद तक जो पानी है वहाँ पर ग्राउंड वाटर कम हो चुका हुआ है। पंजाब हैज़ होम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट फेड द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। यानी कि पंजाब जो है वो क्या है, एक
ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है घर है, और वहाँ से जो है एक लार्ज प्रोपोर्शन, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन को वहाँ से जो है वो खाना मिलता है। यानी कि पंजाब जो है बहुत बड़े पॉपुलेशन को क्या देता है, एक फेड मतलब उसको खिलाता है। एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और जो है वो क्या करता है, इंडिया बिकमिंग, इंडिया को जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है पंजाब ने इंडिया को क्या बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट, इसके पास इतना खाना होना चाहिए इंडिया के पास, तो उसके अंदर पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आज वही जो जगह है, वही जो स्टेट है, आज बहुत ज़्यादा बड़ी सस्टेनेबिलिटी जो है वो फेस कर रही है, वहाँ का इशू बन चुका है। नेचर हैज़ बिन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। अब नेचर जो अपने आप को एक टाइम लेती है ना रीजनरेट करने के लिए, तो उसमें क्या है, इट एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, हाउएवर दिस कंसर्न इज़ नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इन इफेक्ट मैनी ऑफ अदर स्टेट। अब ये सिर्फ पंजाब का ही केस नहीं है, और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अब यही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पंजाब का बताया गया है जो कि हमारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टेट रहा है, जहाँ पे जो है बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो हमारी इंडिया को पॉपुलेशन को वहाँ से खाना मिलता है, और जो पंजाब ने अपना कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट फूड के अंदर बनाने के लिए, आज वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा पानी की कमी वहाँ पे हो रखी है। नेचर को जो एक टाइम लगता है ना अपने आप को रीजनरेट करने में, तो उससे पहले ही क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा पानी जो है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत सारी स्टेट में जो है ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन द 1960 फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट्स एंड पैडी। अब 1916 में फार्मर्स ने क्या करा, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, जो पहले खेती करते थे ना, तो अब वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट और पैडीज को जो है वो ग्रो करने लग गए। हाई यील्डिंग का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा जो है उसका उत्पादन हो किसी चीज़ का, तो उन्होंने ऐसी खेती करनी शुरू करी वीट और पैडी की जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उसकी फसल होने लग गई। फिर दिस रिक्वायर्ड मोर वीट देन द ट्रेडिशनल सीड एंड फार्मर बिगेन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड। अब जब इतनी ज़्यादा खेती जब की जाएगी, जब इतनी ज़्यादा फसल हो हम उसमें लगाएंगे, तो उसके लिए फिर पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो उन बीजों को पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो दीज रिक्वायर्ड मोर वाटर, तो इनके लिए फिर ज़्यादा पानी चाहिए था। जबकि जब ट्रेडिशनल सीड्स लगाए जाते थे तो उसमें फिर इतना पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अब क्या किया फार्मर्स ने, क्या करा, ग्राउंड वाटर जो है वो उनको और भी ज़्यादा चाहिए होता था। तो इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अ सिचुएशन स्टिल प्रिवलेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे। तो अब जो किसानों को जो है एक जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्री दी जाती है, तो जिससे क्या करते हैं वो ओवर पंपिंग करते हैं, यानी कि पंप को चला के छोड़ देते हैं और पानी जो है वो निकलता रहता है। तो अब क्या हो गया, तो उसमें उन्होंने क्या करा, द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेट द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि इन प्रिवलेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स also require the use of chemical pesticide and fertilizer। अब मॉडर्न फार्मिंग जो टेक्निक हमारी जो आई है उसमें क्या यूज़ और क्या चाहिए उनको, केमिकल पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए। द combined effect of these factor is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depth of about 30 meter and the chemical from the pesticide and fertilizer have dissolved in the groundwater causing health hazard। अब जो इन सब चीज़ों का कंबाइंड है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना, उसके साथ जो हमारे जो पेस्टिसाइड यानी उन्होंने बोला है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, तो इन सब का जो कंबाइंड है, इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इज़ डैट द ग्राउंड वाटर लेवल जो वो इतना ज़्यादा जो है वो कम हो चुका हुआ है। द लार्ज पार्ट ऑफ जो पंजाब है, अगर आज वहाँ पे अगर पानी चाहिए ना तो 30 मीटर डेप्थ में जाकर वहाँ पे जो है वो पानी मिलता है, इतना गहरा जो है वहाँ पर खोदना पड़ता है। और ये जो केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइज़र हैं, ये भी क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं फिर, और ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ हैज़र्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं। देखो इस तरीके से जो है ना एक्सट्रैक्शन होती है ग्राउंड वाटर की। देखो कितना ज़्यादा पानी जो है यहाँ पे छोड़ा जाता है, और छोड़ ऐसे पंपिंग करते हैं ना जब, तो ऐसे पंप को चला के, मोटर्स को चला के छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो इससे जो है काफ़ी पानी लगता है। तो यहाँ पे वेट पैडी फील्ड्स दिखा रखे हैं, यानी कि यहाँ पे धान की खेती जो है वो उसमें पानी है, यहाँ पे वो दिखा रखा है।
आगे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासीफाइड एज द ओवर एक्सप्लॉइटेड. इन अदर वर्ड्स वी हैव ड्रॉन वाटर एट द रेट ऑफ मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल. अब यहाँ पे बताया गया कि ऑलमोस्ट 80% एरिया पंजाब का ऐसा है जिसको क्लासीफाइड किया गया कि वहाँ पर जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड है. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें कि ग्राउंड वाटर को जो है इतनी ज़्यादा निकाला जा रहा है वहाँ पर, उसका जो रेट है मच ग्रेटर, इतना ज़्यादा रेट है वहाँ पे ग्राउंड वाटर को निकालने का. अगर इसको कंपैरिजन करें रीस्टोरेशन से और रीजुविनेशन से, अगर हम कंपैरिजन करें तो उसका पानी को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा है, जबकि पानी इतना रीस्टोरेशन नहीं हो रहा, ना ही पानी जो है इतना रीजुविनेशन भी नहीं हो रहा. इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड वाटर, ये जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि पानी इतना रीस्टोर हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है पंजाब में पानी वहाँ पर निकाला जा रहा है. देखो यहाँ पे रीजुविनेशन का मतलब है पानी का फिर से बनना. पानी जो है वो फिर से उतना बन नहीं पा रहा है. वी कैन सी डैट फूड सिक्योरिटी हैज़ वॉज इंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म. अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो फूड सिक्योरिटी, अभी तो बहुत खाना मिल रहा है, ठीक है, बहुत पानी का यूज़ करके. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स टू हील. तो इनको अगर हम लंबे समय के लिए देखें तो ये क्या होगा कि इसको इन एफर्ट्स को, इनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसको हील करने में, इसको ठीक करने में बहुत एक लंबा टाइम जो है वो लग जाएगा. यानी कि जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, पानी की जो कमी हो रही है, उसको फिर से सब कुछ ठीक करने में, हील करने में विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स टू हील. बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. अब यहाँ पे हमें एक मैप दिखाया हुआ है. अब मैप में यहाँ पर दिखा रखा है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, यहाँ पे दिखा रखा है. तो ये वाला जो है इसके अंदर, तो इस मैप में हमें क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर लिखा है कि डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब. यहाँ पे जो मैप दे रखा है ना पंजाब एंड चंडीगढ़, यहाँ पे जून 2022 का है. यहाँ के MBGL मतलब मीटर बिलो ग्राउंड लेवल. अब यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ पे आपको ये कलर दिखेगा तो इसका मतलब वहाँ पे जो आपका डेप्थ लेवल है ना पानी का, वो 0 से 2 मीटर है. यहाँ पे 2 से 5 लीटर, इस वाले कलर में 5 से 10, ये कलर देखो तो 10 से 20, इस वाले कलर में 20 से 40, और इस कलर में जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा तो इसमें आपको 40 मीटर की डेप्थ में जाके जो है वाटर मिलेगा. तो अब यहाँ से इसको देख सकते हैं कलर वाइज कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पानी है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमें एक पिक्चर फिगर दिखाया गया है जो कि जैसलमेर का है, जो कि जैसलमेर फोर्ट राजस्थान. अ मड स्ट्रक्चर बिल्ट इन द 12th century एंड रिफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन. तो ये हमारा एक किला है, जैसलमेर का किला है, जो कि जैसलमेर में का किला जो राजस्थान में है, जो कि मड स्ट्रक्चर से बनाया गया था, बिल्ड इन द 12th century में. लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, रिफर्बिश्ड किया गया. रिफर्बिश्ड मतलब इसको दोबारा से जो है बनाया गया, किससे, सैंडस्टोन से इसको फिर से रिफर्बिश्ड किया गया, ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं. अब यहाँ पे हमें एक और केस दे रखा है, अ केस ऑफ सीमेंट. वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट द सीमेंट. हम अपनी जो लाइफ है सीमेंट के बिना भी इमेजिन नहीं कर सकते. हमारे जो घर हैं, हमारे जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ऑल रिक्वायर सीमेंट. इन सबको बनाने के लिए सीमेंट चाहिए. द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एट वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. यानी कि आज के टाइम पे जो सीमेंट का अगर हम प्रोडक्शन किया जाता है, जो यहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है ना, तो उसको जो है ना मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के नाम से उसको लिस्टेड किया गया है कि वो इंडस्ट्री जहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है वहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होता है हमारा एनवायरनमेंट. The process of production release fine dust and enters our lungs, and those animal damaging them settle on leaf of plant decreasing their yields. यानी कि जो इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको सीमेंट को बनाने का, तो उसमें जो है डस्ट बहुत रिलीज़ होती है. डस्ट जो हमारे लंग्स में जाती है, एनिमल्स के अंदर जाती है, जिससे कि ये सब डैमेज होता है. जो हमारी पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की और जो यील्ड्स होती है वो सब जो है उनमें जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि उनकी ग्रोथ में डिक्रीज़ हो जाती है फिर वो. एंड कॉजेज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन टू, जिससे कि हमारी मिट्टी भी ख़राब होती है और हमारा जो है वाटर पॉल्यूशन भी होता है.
The Central Pollution Control Board has been created guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated. अब जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं सीमेंट फैक्ट्रीज को कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा कि उनकी जो सीमेंट बनाने की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं आगे। In addition, there is move toward creating alternative material that reduce pollution. अब क्या किया जा रहा है कि जो सीमेंट है ना उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, उसका अल्टरनेट मटेरियल ढूंढा जा रहा है कि हम सीमेंट की बजाय कुछ और चीज़ें को यूज़ करें ताकि जो थोड़ा सा पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। दीज इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ होता था, स्टोन का यूज़ किया जाता था, मड का यूज़ किया जाता था, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल होते थे, एंड रिसाइकिल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। तो उन ट्रेडिशनल वे से जो है ये सारी चीज़ें स्टोन और मड का यूज़ करके या प्लांट बेस्ड मटेरियल का यूज़ करा जा रहा है, और साथ ही में जो रिसाइकिल किया जा रहा है मटेरियल्स को फ्रॉम द वेस्ट प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो है वो जो है इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं सीमेंट की बजाय, है ना। एक अल्टरनेट मटेरियल ढूंढ रहे हैं ताकि सीमेंट जो है वो इतना ज़्यादा ना बनाना पड़े और उसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो। तो यहाँ पे भी हमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ पे ये जो बिल्डिंग है एक मॉडर्न बिल्डिंग दिखाई गई है जो कि बनी हुई है मेड ऑफ मड एंड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके मड के द्वारा जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। Traditional material and methods are being combined with modern technology advanced to create a new materials that are सस्टेनेबल, यानी कि ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज़ करके, उनके मेथड्स का यूज़ करके, उनको कंबाइन करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो नए नए मटेरियल्स को बना रही है और जो कि एक लंबे समय तक वो जो है वो बने रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस पॉल्यूटिंग, और इससे जो है ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता। जितना ज़्यादा सीमेंट से पॉल्यूशन होता है तो इन मटेरियल से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता जब इनको बनाया जाता है। प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट, और जो लोकल लोग हैं उनको भी काम मिलता है। एंड इज़ डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड विद क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जिस जगह पे एक घर बनाया जा रहा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो उस हिसाब से जो है इनको घरों को डिज़ाइन किया जा रहा है। आगे वृक्षा आयुर्वेदा इज़ एन एंशियंट इंडियन botanical science that focus on the study and care of plants and trees. वृक्षा आयुर्वेदा जो एंशियंट इंडिया यानी कि बहुत पहले की जो बात है, एंशियंट पुराने इंडिया की जो बात करें तो एक बोटानिकल साइंस जिसमें इसके ऊपर किस बात पे फोकस किया गया था, इसके अंदर जो स्टडी करी गई थी वो प्लांट्स और ट्री की कैसे केयर की जाए उसके ऊपर किया गया था। द टर्म्स कम्स फ्रॉम संस्कृत। अब जो वृक्षा आयुर्वेदा है जिसके अंदर वृक्षा का मीनिंग होता है ट्री और आयुर्वेदा का मीनिंग होता है लाइफ और हेल्थ, इसके अंदर किस किस के बारे में लिखा गया, प्लांट्स और ट्री की केयर के बारे में लिखा गया। वृक्षा का आपको मीनिंग बताया गया ट्री, और आयुर्वेदिक का मीनिंग आपको बताया गया है लाइफ और हेल्थ, यानी कि संस्कृत से लिया गया एक वर्ड है। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलेनिया एंड वॉज फॉर्मलाइज इन टेक्स्ट। अब ये जो नॉलेज थी ना कि प्लांट्स की और ट्रीज की कैसे केयर की जाती है, तो ये हमारे यहाँ पे जो नॉलेज है बहुत कई सालों पहले यानी कि एंशियंट इंडिया में इसकी नॉलेज थी, लेकिन इसको फॉर्मलाइज कब किया गया, इसको कब लिखा गया टेक्स्ट में, सच एज सुरपाला वृक्षा आयुर्वेदा अराउंड 10th सेंचुरी सी, यानी कि 10th सेंचुरी जो कॉमन एरा में जब ये सुरपाला द्वारा लिखा गया अराउंड 10th सेंचुरी, तब इसके बारे में जो है वो इस बुक के थ्रू वृक्षा आयुर्वेदा के थ्रू जो है वो पता चला, जबकि इसकी नॉलेज जो है वो कई साल पहले जो हमारे एंशियंट इंडिया में थी। इट हैज़ एलेबोरेट रिकमेंडेशंस ऑन द स्पेसिफिक प्लांट टू बी ग्रोन ऑन द डिफरेंट सॉइल टाइप। अब यहाँ पे क्या रिकमेंड किया गया कि कौन कौन सी मिट्टी में कैसी अलग अलग तरह की जो मिट्टी होती है उनमें कौन कौन से जो प्लांट्स हैं उनको स्पेसिफिक प्लांट्स को उसमें ग्रो करना चाहिए। एंड प्रोवाइड इंट्रीगेट मेथड्स फॉर सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्री प्लानिंग ट्रीटमेंट्स। अब साथ में क्या बताया गया, ये भी बताया गया कि जो इंट्रीगेट मेथड्स जो होते हैं यानी कि जो मुश्किल मेथड्स होते हैं ना, इंट्रीग्रेटेड मेथड्स, वो भी इसमें जो है बताए गए। फॉर सीड कलेक्शन के लिए, सीड कलेक्शन के लिए हमें कौन सा जो है मेथड यूज़ करना चाहिए, कैसे इनको प्रिजर्व करना चाहिए, और प्लांट लगाने से पहले कैसे प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट जो होना चाहिए
वो सब इन्होंने इस बुक के थ्रू पता चला। इरिगेशन टेक्निक जो होती है, जो पानी खेती बाड़ी जब करते हैं उसमें पानी कैसे देना चाहिए, आर एलेबोरेट डिस्क्राइब्ड विद रिकमेंडेशन वेयरिंग अकॉर्डिंग टू द प्लांट स्पीशीज ग्रोथ स्टेट एंड सीजनल कंडीशन। तो ये सारी बातें जो उसमें हमें रेकमेंड की गई कि जो अलग अलग तरह के जो प्लांट होते हैं, उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं, उनकी जो ग्रोथ की स्टेज होती है वो क्या होती है, कौन सा प्लांट जो कितना ग्रो करेगा और कौन से सीज़न के अंदर वो ग्रो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस बुक के थ्रू जो है वो पता चली, जो उसके अंदर लिखी हुई थी। इट्स स्पेसिफिक पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी थ्रू नेचुरल रिपेलेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रो टुगेदर। अब इसके अंदर पेस्ट मैनेजमेंट भी बताया गया, जैसे कि अब हम यहाँ हमारे यहाँ पे जो खेती होती है इंडिया में, तो वहाँ पे पेस्ट यानी कि कीड़े जो कीट होते हैं, जो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे बचने के लिए ना पेस्टिसाइड डाला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन इस बुक में क्या बताएंगे, कैसे आपको जो है इन कीड़ों से, इन पेस्ट से कैसे आप जो है इनसे नेचुरल वे से कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कौन कौन से आपको जो भी आप खेती कर रहे हैं, कोई फसल उगा रहे हैं, तो उनके साथ कौन से प्लांट आपको ग्रो करने हैं जिनसे आप पेस्ट से बच सकते हो। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। अब यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया, इसमें ये भी समझाया गया कि जो एक लंबी टाइम तक अगर हमें जो हमारी जो मिट्टी है उसको अच्छा रखना है, एक लंबे टाइम तक उसको रखना है, तो एग्रीकल्चर में ये प्रमोट किया गया कि जो क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए। जैसे कि एक बार अगर वहाँ पर उस मिट्टी के अंदर अगर चावल की खेती की गई है, तो अगली बार उसमें जो है गेहूं की खेती की जाए, फिर अगली बार उसमें कोई और खेती की जाए। तो एक तरह से यहाँ पे क्रॉप रोटेशन जो है वो इस बुक के थ्रू बताया गया। और साथ में मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए भी बोला गया कि 2-3 तरह की जो क्रॉप है वो एक साथ ग्रो करने के लिए यहाँ बोला गया, जिससे कि जो मिट्टी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। Vriksha Ayurveda also offer advice on proper method of the plugging soil so as to retain soil moisture as well as the facilitate the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm। अब वृक्षारोपण में ये भी जो है एडवाइस दी गई, एक प्रॉपर मेथड जो है प्लगिंग का। जो प्लगिंग क्या होती है कि जब कोई बीज बोया जाता है ना मिट्टी के लिए, तो उससे पहले उसको हल्का हल्का उसको खोदा जाता है, प्लग किया जाता है। तो पहले के टाइम पे तो बैल से किया जाता था, आजकल ट्रक से किया जाता है। तो वो जो उन्होंने इस तरीके के मेथड बताए, जिससे कि क्या होता है मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अगर आप पुराने तरीके से करेंगे, जैसे कि इस बुक में भी ऊपर दिखा रखा था कि बैल से वो प्लगिंग कर रहा है, तो उससे क्या होता है मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और इसके साथ जो मिट्टी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, उनकी भी ग्रोथ उनके अंदर होती है, जो कि उस मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उससे हमारी जो मिट्टी है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है और अच्छी क्रॉप जो है वो निकलती है। और उसी क्रॉप के जो अगर हमें जो फ्रूट या वेजिटेबल्स हमें मिलती है, अगर हम वो खाते हैं तो वो हमारे लिए भी हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वृक्षा आयुर्वेदा जो बुक है जो कि लिखी गई यहाँ पे 10th सेंचुरी में, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि एंशियंट टाइम में भी जो हमारा इंडिया जो था उसके अंदर बहुत उसके बाद बहुत नॉलेज थी प्लांट्स और ट्रीज़ की केयर जो वो करता था, उससे रिलेटेड उनके पास बहुत नॉलेज थी, जिससे हमारी इंडिया की जो अगर हम कहें जो हमारा क्रॉप सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पहले बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन ये पहले की टाइम पे जो है काफ़ी इसमें नॉलेज जो है वाली जो बातें हैं इससे हमें पता चलती है। और जिससे हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम पे हमारे यहाँ पे जो मिट्टी थी, फसलें थी, वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी होती थी। अब यहाँ पर हमें एक केसलेट बताया गया है सिक्किम का। सिक्किम एक फैमिली थी, पैमा फैमिली। पैमा फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस द डिक्लाइन यील्ड एंड माउंटिंग डेब्ट फ्रॉम द एक्सपेंसिव केमिकल्स एंड इनपुट्स। जो पैमा की फैमिली थी, जो कि खेती बाड़ी करते थे, उनके ऊपर उनकी जो खेती थी, यील्ड जो थी वो डिक्लाइन, धीरे धीरे वो कम हो रही थी। और उनके ऊपर बहुत कर्जा भी हो गया था, बहुत डेब्ट हो गया था, क्योंकि वो बहुत महंगे जो है एक्सपेंसिव केमिकल्स खरीदते थे उसके अंदर डालने के लिए। When the state government announced a policy to promote the organic farming throughout the state, लेकिन उस स्टेट में जब उनकी जो गवर्नमेंट ने ये प्रमोट किया, अनाउंस्ड किया कि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो फार्मिंग है वो बिना केमिकल की होनी चाहिए। ये जो पूरे स्टेट में उनकी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई
तो जो पैमा की फैमिली थी उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, यानी कि ये जो ट्रांजिशन था, ये जो बदलाव था, ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। इनिशियली द यील्ड ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ केमिकल यूज़, क्योंकि कई सालों से तो उस मिट्टी के अंदर केमिकल्स डला हुआ था, तो एकदम से तो उनकी इतनी खेती नहीं हुई। तो इस बदलाव के अंदर उनको थोड़ा टाइम लगा, और क्योंकि मिट्टी जो है पहले वो केमिकल वाली थी, और धीरे धीरे जो है उसके अंदर फिर वो चेंज आने लगा। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट प्रिपेयर्ड natural pest replants using neem and garlic, the start growing multiple crops across the year। अब इन्होंने स्विच किया, मतलब कि पहले तो केमिकल्स डाल रहे थे, अब क्या डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं। कंपोस्ट जो केमिकल फ्री जो होता है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, अब वो डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल तरीके से जो पेस्ट है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि अपनी जो भी खेती करते हैं उसमें नीम और गार्लिक को डालते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े जो हैं पेस्ट नहीं आते हैं। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, अब धीरे धीरे पूरे साल में जो उनकी क्रॉप्स है वो बढ़ने लग गई, वो मतलब कि वो मल्टीपल होती चली गई। आफ्टर अबाउट 5 years पैमा फार्म्स वॉज थ्रिविंग, यानी कि उनका जो फार्म था वो बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था, उसमें बहुत अच्छी खेती हो रही थी। She was able to sell her cardamom, gingers and traditional vegetable and premium prices। तो जो भी उनकी ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स थी उसको ग्रो करते थे, कार्डेमन इलायची को ग्रो करते थे, जिंजर को ग्रो करते थे, और वो एक अच्छे प्राइस पे उसको जो है वो बेचते थे। In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, यानी कि 2016 में सिक्किम क्या बन गया, एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। विद ऑल इट्स फार्मलैंड, उनके जितने भी फार्मलैंड थे वो जो है सर्टिफाइड है कि वो ऑर्गेनिक है, यानी कि उनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं हैं। द इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशनल, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोराइज्ड विद द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्निंग। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ने लग गई, फलने फूलने लग गई, और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स थे, जो ज़रूरत के कीड़े मकोड़े थे, और जो बर्ड्स थे वो वापस आने लगे, क्योंकि जो केमिकल में पहले नहीं रह सकते थे, अब जब केमिकल फ्री जब सारी खेती बाड़ी होने लगी तो वो सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी जो है वो वापस आने लग गए। टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज हो गया, दूर दूर से लोग आते थे, विजिटर्स आते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल देखने के लिए। इससे क्या हुआ, जो वहाँ के फार्मर्स थे उनकी 20% जो है इनकम ग्रो हो गई, उनकी जो एवरेज है 20% बढ़ गई। आज जो सिक्किम है वो आज जो है एक ग्लोबल मॉडल बना हुआ है, डीमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एन एंटायर रीजन कैन सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाइल इम्प्रूविंग बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। अब यहाँ पे जो सिक्किम ने एक चीज़ करके दिखाई कि वो उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम ट्रांजिशन करें, यानी कि केमिकल फ्री अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम एक लंबे समय तक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम ये बदलाव हम इसके अंदर ला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो इकोलॉजिकल यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारी इकोनॉमिक है उसका जो आउटकम आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ फॉर रिसोर्सेज, यानी कि हमें जो ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनका हमें इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और इनका जो हमें इस्तेमाल है बहुत ही सावधानीपूर्वक या बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल, यानी कि यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है। वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज़ द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड द मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। For example, we need to make the switch of renewable resources for energy for as many purposes as we can। अब यहाँ पे लिखा है कि जो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें इनका यूज़ इस तरीके से करना चाहिए ताकि ये बहुत लंबे समय तक चल सके, बहुत जल्दी ना ख़त्म हो जाए। एक इसको जो है इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में कई मिलियंस ईयर जो हैं वो लग जाते हैं। तो इसको इस तरीके से यूज़ करें कि जब तक इसको इस्तेमाल करें, साथ में इसका जो अल्टरनेट है वो भी साथ में इसका जो है वो सोचते रहें, ताकि जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके अल्टरनेट जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि हमें एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हमने स्विच करके हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जो है वो
बढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें। अगर हमें कहीं पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम अपनी तरफ से इस कोशिश करें, हम रिस्पॉन्सिबल हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम उसको रीन्यूएबल रिसोर्स अगर यूज़ करके अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को बचा सकते हैं तो वो हमें अपनी तरफ से जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। ठीक है, तो हमें स्विच करना चाहिए उसके तरफ। तो देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखा रखी है, सैटेलाइट के थ्रू हमें एक इमेजन दिखा रखी है। ये जो इमेज है ना, ये इमेज है राजस्थान की। तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो एरिया है, एक बहुत बड़ा जो जगह है जहाँ पर जो है ये सोलर पैनल का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे जनरेट की जाती है। तो जितना कि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जितनी बिजली की ज़रूरत है उसका 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी सोलर पैनल से जो है वो पूरा हो जाता है। तो देखो ये एक क्या हो गया, ये हमारा जो कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इसको हमने क्या करा, स्विच कर दिया। यहाँ पे इन्होंने इसको स्विच कर दिया, इसको इन्होंने क्या कर दिया, रीन्यूएबल रिसोर्स के अंदर स्विच कर दिया। देखो सोलर पैनल है तो ये तो सूरज की जो रोशनी है, जो उसकी हीट होती है, जो उसकी लाइट होती है ना सूरज की, सन की, उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो क्या है, ये हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आ गया। तो ऐसे यहाँ पे क्या किया गया, स्विच कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी दिखा रखा कर्नाटका का एक जो सोलर फार्म है, वहाँ पे उसकी भी पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, जो कि यहाँ पे है रायचूर, है ना, सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटका की पिक्चर यहाँ पे भी दिखा रखी है। अब हम यहाँ पे इसको आगे समझते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियन लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो लीडरशिप में नज़र आता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। India and France launched the International Alliance for Solar Energy (IASE) in 2015, a coalition of sunshine-rich countries committed to harnessing solar power. अब यहाँ पे दो कंट्री के नाम आया, देखो इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने क्या लॉन्च किया, इंटरनेशनल अलायंस की सोलर एनर्जी का जो है उन्होंने जो है वो लॉन्च किया कि ऐसी कंट्री जहाँ पर ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी होती है, जहाँ पे सनशाइन रिच कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे क्या कमिटेड किया गया कि वहाँ पर जो है वो सोलर पावर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। द अलायंसेस फोकस ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद द एबंडेंस सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। अब इस अलायंसेस ने उन कंट्री पे फोकस किया जहाँ पे सारा साल जो है सनलाइट रहती है, सूरज की रोशनी रहती है। India has helped channel billion of dollar into solar project across the developing nation. अब इंडिया ने उन सभी कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग नेशंस थे उन सब के अंदर उसने सोलर प्रोजेक्ट में उनके जो है हेल्प करी। चैनल ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उनके उन प्रोजेक्ट में लगे, तो इंडिया ने उनके अंदर उनकी हेल्प करी। जो उनकी जो टेक्निक एक्सपर्टीज़ थी इंडिया ने उनके साथ वो शेयर करी, और साथ में उन्होंने क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस, यानी कि उनके लिए एक अफोर्डेबल, ज़्यादा महंगा नहीं, अफोर्डेबल जो है एक फाइनेंसिंग ऑपरेशन भी जो है उसने साथ में क्रिएट किया सोलर प्रोजेक्ट के लिए। द भादला सोलर पार्क इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन सोलर एम्बिशन। अब जो भादला सोलर है, भादला सोलर पार्क जो है वो एक सिंबल है किसका, इंडियन सोलर एम्बिशन का, यानी कि जो इंडिया है वो इसके अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहता है सोलर सिस्टम के अंदर, डीमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ अ कंट्री कैन बी ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज टू रीन्यूएबल अल्टरनेटिव। कि जो देखो जो कंट्री है हमारी, कि किस तरीके से कंट्री जो है ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट हो सकती है ना, हमारे जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज थे उसमें वो शिफ्ट हो सकती है और उसके जो रीन्यूएबल अल्टरनेटिव्स हैं वो उसमें ढूंढ सकती है। फॉर इंडियंस दिस अलायंसेज रिप्रेजेंट बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब जो हमारे इंडियंस का जो हमने ऊपर देखा ना, इंडिया और फ्रांस ने जो अलायंसेस बनाया, जो इसमें इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो इन्वायरमेंटल यानी कि जो इंडिया है वो हमारे एनवायरमेंटल के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में जो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे हमारी वो भी जो है वो बढ़ती है, इससे हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो आगे देखते हैं। Even as we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access of resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some section of society. अब यहाँ पे बताया गया है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शन हैं कि वहाँ पे भी जो सही तरीके से ना इन रिसोर्सेज को, जो बेसिक रिसोर्स होते हैं जैसे कि पानी, हवा, इनका भी जो
डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सही तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है और साफ़ एयर नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इतना पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है हवा के अंदर, वहाँ की हवा जो इतनी दूषित हो रखी है। तो वहाँ इन बेसिक चीज़ों को अगर हम देखें ना तो सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। अगर हम शहरों में देखें, देखो इन सिटीज़ मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारी शहरों में भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सिर्फ पीने के पानी की जो सप्लाई है ना वो भी सही तरीके से नहीं होती है। एयर पॉल्यूशन caused by industries and excessive use of fossil fuel affect those who are unable to protect themselves from these hazards। अब अगर हम एयर पॉल्यूशन देखें, अभी हमने इसके ऊपर पानी का देखा कि सब जगह पे पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो जैसे ऐसे एयर जो है ना हमारी इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी वजह से हमारी एयर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है और ज़रूरत से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके। अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इनसे बच नहीं पाते हैं, हाँ, अनेबल इफेक्ट दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचा नहीं पाते क्योंकि वो इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है उनको काफ़ी उनकी जो हेल्थ है, उनका जो अंदर का जो ह्यूमन सिस्टम जो होता है, अंदर का जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनको क्या हो रहा है, उनके लिए काफ़ी वो नुकसानदायक है उन लोगों के लिए। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विथ नेचर, हमारा जो नेचर के साथ रिलेशनशिप है हमें उसको याद रखना चाहिए। एंड एक्ट एज, हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि स्टीवर्ड्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज टूवर्ड रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि हमें स्टीवर्ड मतलब हमें इस तरीके से नेचर के साथ रहना चाहिए कि हम उसकी जो है एक तरह से रक्षा कर सकें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिस्टोरेशन की ओर, रीजनरेशन की ओर और सस्टेनेबिलिटी यानी कि एक लंबे समय तक बने रहने की ओर वो आगे बढ़ते रहें। द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। अब भगवद गीता जो एक रेफर करती है लोक संग्रह, जिसमें लिखा हुआ है द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर एंड एक्ट फॉर वेल बीइंग फॉर ऑल। अब इसमें लिखा है कि अपनी जो पर्सनल डिज़ायर को हमें सोचने की बजाय, जो हम अपनी पर्सनल डिज़ायर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों के भी जो वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे देखो ये हमारे रिसोर्सेज से ही कनेक्टेड है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोच के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है उसको क्या मिलेगा। तो हैज़ द टाइम कम्स फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। तो ये वो टाइम आ चुका है कि जब हमें इनके बारे में जो है सीरियसली इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर है नीचे बिफोर वी मूव, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने इस चैप्टर में जो है अभी समझी हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें हम पहले से इस चैप्टर में समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक के अंदर के भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।